प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ समाजी नौयत के मामलात और मसाइल पर। और जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि मामलात और मसाइल इतने सारे हैं, अगर उसकी निशानदेही करते चले जाएं तो शायद कई ऐसे प्रोग्राम जो है वो गुजर जाएं। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी आज कुछ बात करेंगे इसी नौयत के मामलात और मसाइल पर, ख़ास तौर पर जो तालीम के हवाले से जो मसाइल हैं जो बहुत ज़्यादा पेचीदा बनाए गए और साल हर साल इसमें इजाफ़ा होता चला गया। कोई भी हुकूमत आई, कभी भी उसकी तरजीहात में ये नहीं रहा कि उनके तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाए, और ऐसा मुमकिन भी नहीं था और मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर वो तालीम जैसे अहम और हसास मामले और मौजू के ऊपर तवज्जो देगी और अगर लोगों को तालीम उन तक पहुंचा देगी, तो फिर शायद ये जो सारे उनके मामलात हैं, ये जो आप देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये बड़े बड़े अखराजात और ये शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी, इन सब का जो है वो मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। तो ये ज़ाहिर है कि मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो जनाब इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बड़ा मामला है कि ना तालीम हमें नज़र आती है और तरबियत का भी हमें कहत नज़र आता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सड़कों पे जा बजा आपको नज़र आता है, जो बज़ाहिर आपको पढ़े लिखे लोग भी नज़र आएंगे, वो इस किस्म की हरकतों में आपको मुलविस नज़र आएंगे कि अक्ल हैरान रह जाती है कि अगर किसी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क की कभी अगर किसी पाकिस्तानी को जाने का अगर खुशकिस्मती से मौका मिल जाए, तो वहाँ पर कभी भी वो उन चीज़ों को नहीं देखेगा। और कम से कम पढ़े लिखे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं उम्मीद रखिएगा कि वो इस किस्म की हरकतें करें जहाँ बजा आपको सड़कों पे जो तमाशे नज़र आते हैं। बात मुख्तसर करूँगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम के इस हिस्से में। जनाब का इसमें गिरामी अख्तर आरई है, प्रेसिडेंट सिंध है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन और न्यू जनरेशन स्कूल के भी जो है वो रूह रवां हैं, और यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। तजियाकार की हैसियत से मदू का रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। अख्तर साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने दावत दी। अख्तर साहब अब ये फरमाइए, अभी जैसे कुछ देर पहले भी मौजू यही था कि ना तालीम है और ज़ाहिर है कि तालीम नहीं है तो तरबियत का भी नाम निशान नहीं मिलता। और जैसे मैंने कहा कि कोई भी हुकूमत आए उसकी तरजीहात में ये कतई शामिल नहीं रहता कि वो तालीम एक आम आदमी तक पहुँचाए, एक आम बच्चे तक जो वो तालीम पहुँचाए। और फिर जो कुछ है बाकी मानदा कहानी वो आपके सामने, क्योंकि बराह रास्त आपका ताल्लुक भी इसी शोबे से। क्या इसके ऊपर मज़ीद इजाफा करना चाहेंगे कि आप हमारी बात से इत्तेफाक करते हैं या आप समझते हैं कि ये मुबालगा आराई है? जो भी इसके ऊपर आपके ख्यालात हैं, मैं चाहूँगा ज़रा उसका इजहार कीजिए। जी। देखिए, जैसे कि आपने माशाल्लाह, क्योंकि आप बहुत सेंसिबल हैं, शऊर रखते हैं, उसने समझ नज़र। रखते हैं और बहुत दूर अंदेशी भी रखते हैं, गहराई में नॉलेज भी आपके पास बड़ी अच्छी है। बात यह है कि तालीम और तरबियत कभी भी अलग नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ है, इन दोनों को अलग करने की कोशिश की गई है। बहुत खूब। दुनिया के कई ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो इस वक्त तरक्की याफ्ता हैं और अरूज पर हैं, उनकी मिसालें दी जाती हैं। वहाँ तरबियत पहले होती है, बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा ही। वहाँ कई साल तरबियत पे काम किया सालों लगा जाता देते है। हैं। निसाब का हिस्सा कोई साइंस नहीं होती, कोई लैंग्वेज भी नहीं होती, जी। और फॉरेन लैंग्वेज तो होती नहीं, अगर होती नहीं। होती है तो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। बहुत खूब। मैं अक्सर जापान की मिसाल देता हूँ, फिनलैंड की मिसाल ले लें। बहुत अच्छा एक्टिविटी है। बेस्ड एजुकेशन है, और बच्चे जब हमें इन दोनों के नतीजे में जो शऊर मिलना होता है वो शऊर ही ना मिले, ये प्रोडक्ट है, वाह। ये आउटकम है। अगर आउटकम ही ना मिले, माशरे में रिफ्लेक्शन नज़र आती है। बाहर जा रहे हैं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज बोलती है। 50% तो बॉडी लैंग्वेज बोलती है सर। क्या क्या? ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। एक्सप्रेशंस बोलते हैं, उनका एक्सप्रेशंस चलने बोलते का स्टाइल देख लें का। अगर कोई चीज़ थ्रो कर रहे हैं, अब क्या कहा जा सकता है, हैं। बिल्कुल यानी कि ऐसा। तो बुलिंग तो सरेआम है, हम्म। मतलब भरमबाजी जिसको कह लीजिए, हम्म। लाउडली बोलना। शायद इसको कोई पावर समझा जाता है, जी। इसको कोई ताकत समझा जाता है, इसको कोई, देखिए, अखलाकियात नाम की चीज़ नहीं रही जी। जी। इस मुल्क में। अगर करप्शन अरूज पर है, हम्म। और करप्शन की कई इकसाम हैं, हम्म। तो बदतमीज़ी और मतलब आप देख लें कि आपको नज़र ही नहीं आएगा, कोई तहजीब नज़र भी नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसा ही। किसी भी शक्ल में तहजीब नज़र नहीं आएगी। बदतमीज़ी की कई इकसाम हैं, वो नज़र आएंगी आपको। तो तरबियत शुरू होती है घर से। जी। बच्चा जब माँ की गोद में पैदा होता है,
तो उस इन्वायरमेंट में अल्लाह ताला उसकी आँख खोलता है। इंसान का बच्चा अशरफुल मखलूक़ात है और इसीलिए है कि वो जो सीखेगा वो इन्वायरमेंट से सीखेगा। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्ली का बच्चा नहीं है कि जी आप उसको पैदा होते आइसोलेट कर लें, अपने घर में ले आए, बिल्लियों से दूर रखें तो वो म्याऊं म्याऊं नहीं बोलेगा, कुछ और बोलेगा, बिल्कुल आपकी ऐसा। ज़बान बोलेगा नहीं, वो वही करेगा जो इंसान करता है, देखेगा नहीं। मगर इंसान अशरफुल मखलूक़ात है कि वो तहज़ीब के एक एनवायरनमेंट में रहेगा और तरबियत वाले एनवायरनमेंट में रहेगा, वही करेगा, वही सीखेगा, वही लैंग्वेज बोलेगा, बिल्कुल। वही ज़बान बोलेगा, वही बॉडी लैंग्वेज है उसकी होगी। हम्म, तो लिहाजा तरबियत का आगाज़ घर से हो जाता है, जिसके लिए आम तौर पे कहा जाता है कि पहला स्कूल माँ की गोद है, बिल्कुल घर ऐसा है। ही। स्कूल नहीं कहना चाहिए, तरबियत गाह कहना चाहिए। तरबियत का। फिर उसके बाद जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसको किसी लर्निंग एनवायरनमेंट में भेजना तो ज़रूरी है, मगर स्कूल में एडमिशन करना ज़रूरी नहीं है। जी। अब यहाँ पर गलतुल आम इतनी बातें हैं कि हम कानून में लिखा है कि 5 साल के से कम बच्चे को स्कूल में नहीं डाला जा सकता। अब ये समझ में नहीं आता, अल्फाजों की गेम समझ में नहीं आती। स्कूल का मकसद है क्लास 1 से लेकर ऑनवर्ड जी। इंटरमीडिएट तक, इसको स्कूल कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। उससे पहले वाले उस लर्निंग प्लेस को प्री स्कूल कहते हैं। अब प्री स्कूल का मतलब स्कूल से पहले वाली जगह। बहुत खूब। अब यही अल्फाजों का मामला समझ में नहीं आता, इसीलिए कानून में ऐसा लिखा है। जी। इसका मकसद ये नहीं है कि 3 साल के बच्चे को तालीम का आगाज़ नहीं चाहिए, उसको वो एक्टिविटीज़ नहीं चाहिए, उसको लर्निंग एनवायरनमेंट में नहीं चाहिए, तो चाहिए, यकीनन चाहिए। दूसरी तरफ पेरेंटिंग का फुकदान है। पेरेंटिंग लोगों को समझ में नहीं आती। हम समझते हैं कि जैसे हम पले, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें 2 लगाकर पढ़ाया और टिका के समझाया, बिल्कुल डांटा ऐसा ही। भी, तो शायद ऐसा भी होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, हर आने वाले वक्त की जो नस्ल है, जो आंखें खोलती है, जब उसकी माँ का अपना स्क्रीन टाइम जो है 5 घंटे 10 घंटे रहेगा, तो क्या जो पैदा होने वाला बच्चा है, बहुत क्या खूब, वो बहुत खूब। स्क्रीन से दूर रहेगा? मुमकिन है। वो कहा जाता था कि ज़माने में कि अगर कोई बहू या घर में है और आमद है बच्चे की, तो आप उसके घर के अंदर खूबसूरत तस्वीरें लगाओ, अच्छा देखे, बिल्कुल अच्छा देखेगी तो अच्छा बच्चा पैदा होगा। ऐसा ही। और ये भी किसी रिसर्च बेस्ड था और यकीनन होता है। क्यों वो जूइश जिनको हम बुरा कहते हैं, क्यों वो जो डेवलप कौमें हैं, क्यों वो उस आयाम को 8-9 महीनों में 1 साल पहले से किस तरह की गुफ्तगू करते हैं, कैसी बातें करते हैं, तो असरात पड़ते हैं। तो पेरेंटिंग स्टाइल पर भी गौर करना चाहिए। पेरेंटिंग स्टाइल के लिए सादा से अल्फाज में एक बात समझाना चाहूँगा कि ये किस चीज़ पे बेस करती है। देखिए, एक केयर पे बेस करती है। जी। कितने केयरफुल, केयरिंग हैं आप, कितने रिस्पॉन्सिव हैं आप। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। और इसी तरह से जो है आप कितना कंट्रोल चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। कितनी डिमांड करना चाहते हैं। ये 2 हाथों को आप तराजू को मतवाजन कर लीजिए, मामला बेहतर हो जाएंगे। बहुत खूब। आप बहुत केयरिंग हैं, आपका कंट्रोल बढ़ गया बिल्कुल। तो काम खराब हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करने लग गए, आपका काम खराब हो सकता है कि इधर से केयरलेस हो जाए। तो ये 2 चीज़ों को मतवाजन कर लेना ही पेरेंटिंग है एक्चुअली। बहुत खूब। यानी कि केयरिंग यानी रिस्पॉन्सिव होना, और अगर कंट्रोल या डिमांडिंग यानी आप डिमांड करते हैं, डांटते हैं, बहुत ये जगह ये यहाँ रखी थी, यहाँ क्यों नहीं है, ठीक है, फिर आप ऐसी डिमांड करते हैं अपने बच्चों से, तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। इतनी डिक्टेटरशिप भी नहीं होनी चाहिए। 2 चीज़ों को मतवाजन कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, आपकी प्रोडक्ट बेहतर होगी। अब क्योंकि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा जाता है, और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ को डेवलप करते हैं, सेंसोरियल को ग्रूम करते हैं बच्चों का, तो फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है ना। हम बच्चे को काम करने की आदत डालते हैं, फिर सोचने समझने की आदत डालते हैं। बच्चा एनवायरनमेंट से सीखता है। अगर माँ बाप या कोई घर में झूठ बोलता हुआ देखा जाएगा, चीखता पुकारता हुआ देखेगा, तो बच्चा भी चीखो पुकार करेगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो करते करते वो फिर जब बच्चा तालीमी इदारे में जाता है, तो वहाँ पर भी फिर वो केयरलेस होता है, केयर ऑफ सेल्फ नहीं सीखता, केयर ऑफ एनवायरनमेंट नहीं सीखता। तो वो क्या केयर ऑफ एनवायरनमेंट करेगा सर?
बिल्कुल क्यों ऐसा मैं ही। कहता हूँ कि जापान में सुबह के 2 घंटे 1.5 घंटे सिर्फ इसी बात पे लगाए जाते हैं कि वहाँ कोई भी झाड़ू पोछा लगाने वाला या सफाई सुथराई करने वाला नहीं होता। वो केयर ऑफ सेल्फ भी सिखाते हैं, केयर ऑफ एनवायरनमेंट भी सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। फिर क्यों आपके घर में गंदगी रहती है? क्यों आपकी सोसाइटी का ये हाल नज़र आता है? हम्म, जब तक बच्चा खुद साफ करेगा, ये टेबल साफ करेगा, उसको पता चलेगा। यहाँ ये कंप्लेन आती है कि जी आपकी पोछा सही नहीं लगा होता, आपकी डेस्कें साफ नहीं साफ होती, नहीं बच्चे होती। की यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। आपने कितनी केयर सिखाई? अच्छा, मैं एक चीज़ वो देख रहा था, अभी आपने जापान का तस्करा किया, मैं अक्सर वो देखता हूँ कि लोग जो हैं वो बिल्कुल नाक की सीध में चलते हैं, ना कभी दाएं जाएंगे ना बाएं मुड़ेंगे, कभी ऐसा नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर बड़ी तहकीक की, पता ये चला कि स्कूल के अंदर इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता है कि बच्चा जब घर से निकले, जिस जगह वो जाए, तो बिल्कुल सीधा उस डायरेक्शन में चले, वो दाएं बाएं ना जाए। यही वजह है, आप अपने बच्चे को अगर यहाँ से निकाल दें, एक आपको जर्नल वो देता हूँ ओवरव्यू, तो बच्चा निकल के पहले गाड़ी के साथ टक्कर लगाएगा, फिर जेब से सिक्का निकालेगा, फिर उसके ऊपर निशान बनाएगा, फिर खंबे से चिमट जाएगा, फिर वो करता करता बड़े भाई का हाथ छुड़ाएगा, कभी पीछे रुक जाएगा, कभी ये रुक जाएगा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ऑब्जर्वेशन आप देखें बच्चों के ऊपर, आप स्कूल आते हुए देखें, मैं अक्सर बच्चों को स्कूल अपने आते हुए देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एक बच्चा एक दरवाजे के अंदर से सारे के सारे एक वक्त में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि मैं बाहर ये चीज़ मैंने देखी कि बड़े डिसिप्लिन अंदाज में स्कूल के अंदर दाखिल होने से ही पता चलता है कि बच्चे जा किस तरफ रहें। अब आप यही नतीजा देखें, आप मसाजिद के अंदर जाएँ, मस्जिद के बाहर आप पहला कदम रखें, आपको जूतियाँ लोगों की पड़ी हुई नज़र आएंगी। इसके आगे मैं रुक जाता हूँ, बाकी बात आप कीजिए। बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बात की। मुशाहिदा तो आपका बड़ा पावरफुल होता है। देखिए, डिसिप्लिन वो होता है जो अंदर से हो। अंदर से उठता। डिसिप्लिन तब पैदा होता है जो 0 to 6 या 7 ईयर तक जो आप उस बच्चे को चीज़ें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, खुद डिसिप्लिन होते हैं, बच्चा हमें बड़ों को देखता है। जी। और यही एब्जॉर्वेंट माइंड पीरियड कहलाता है, जिसको उर्दू में हम जाजिब दिमाग कह सकते हैं। यानी जैसे किसी कंप्यूटर की बायोस की मेमोरी होती वाह। है, कोई हार्डवेयर जो होता है वो बायोस की मेमोरी से उसके अंदर जान पड़ती है, फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर काम करता है, बहुत चाहे वो विंडोज़ हो, XYZ, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सेम एक इंसान है, बिल्कुल ठीक है। जब उसकी बायोस में खराबी पैदा कर देंगे, वाह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत बात अच्छी है। बात। अगर सुनने वाले समझ रहे हैं तो उनको समझ में आ रही होगी। जो कंप्यूटर की नॉलेज रखते होंगे वो देखिए, यकीनन समझ हार्डवेयर जाएंगे। में सॉफ्टवेयर जान कैसे डलती है। ऐसा ही। एक बच्चा है 0 to 6 7 ईयर तक अदब आदाब मामलात, वो उसकी, आप किसी भी माहिर तालीम से, ये बुक्स अवेलेबल हैं, गूगल कर लें, बिल्कुल ऐसा आप लिख लें उसके अंदर के एब्जॉर्वेंट माइंड पीरियड। अगर कोई माएँ, पेरेंट्स, खासतौर पे फादर का भी बहुत इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, दोनों को एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। जी। अगर आप ये स्टडी कर लें, आपकी नस्लें सुधर जाएंगी सर। बिल्कुल ऐसा ही। अब वो डिसिप्लिन अंदर से नहीं होगा, बाहर से स्कूल क्या करेंगे, लाइन पे लगा लेंगे जैसे आपने फरमाया नाक की सीध में, मगर उसके बाद पास आउट। ये जितने भी चाहे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े लोग जो आजकल आपको कुछ चीज़ें लाइन तोड़ते हुए VIP बनते हुए नज़र आ रहे हैं, वो क्या है? बिल्कुल ऐसा। सर बात ये है कि हम स्कूलों में तो ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइज करने की ना, मगर डिसिप्लिन तो वो होता है जो अंदर से हो। जी। जी। वो जो आपने बात की कि जो रोड पे ऑब्जर्वेशन है या बाहर एनवायरनमेंट में देख रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जी। तो वो कैसे नज़र आएगी जब आपने उस पीरियड के अंदर आपने उस एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया। जी। देखिए, एक फाउंडेशन है, एक बिल्डिंग की बड़ी ज़बरदस्त फाउंडेशन बना दीजिए, बिल्कुल। ठीक है। इरादा आपको 1-2 मंजिल बनाने का हो, मगर ऐसा बेहतरीन बनाइए कि आप उस पर मंजिल बनाते जाएं। तो वो स्ट्रक्चर जो है वो फाउंडेशन ही काम की है। हम क्यों नहीं समझते हमारे माँ बाप के, देखें हमें पेरेंटिंग सीखनी है, हमने अपनों बच्चों की, हमारा फ्यूचर है, बिल्कुल। माँ बाप को सोचना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। देखिए, लर्निंग का प्रोसेस एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कंटिन्यू डेवलपमेंट प्रोसेस है। हम क्यों कहते हैं कि बस ठीक है जी, बच्चे ऐसे इत्फाकिया शादी हो जाती है, इत्फाकिया बच्चे पैदा होना शुरू हो जाते हैं, इत्फाकिया बस चल पड़ता है सिलसिला, और फिर वाइट कॉलर लोग, उनका भी कसूर नहीं है। ये तो पॉलिसी मेकर्स का काम है ना कि काम करें, बिल्कुल ऐसा। काम करें। अब जब वो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करने जाते हैं, जो 2-2 ड्यूटियां करते हैं, वो उनका पेट का, यानी कि पेट नहीं भर पाते, तो फिर ये मामला तो होंगे ना सर। बिल्कुल ऐसा ही। फिर उनका क्या कसूर है? फिर तो वो एक सारी चीज़ें बस सुबह हुई, शाम हुई, ज़िंदगी हुई, तमाम हुई, और उसके बाद बच्चे बड़े होते गए, फिर बदतमीज़ी भी है और मामलात भी हैं, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड है नहीं है, कैरियर काउंसलिंग है नहीं है, बच्चों को हम पहचान नहीं पाते, जी। बच्चों के अंदर छुपे हुए टैलेंट को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते।
बिल्कुल ये बात भी सही तो है। पेरेंट का काम है, ये भी तो हमारे टीचर्स का काम है, ये सबका काम है। बिल्कुल हमारे सब स्टेक होल्डर अपने अपने के हिसाब से हमारा काम है। बिल्कुल ठीक तो है। लिहाजा एक सोसाइटी जन्म लेती है इन्हीं तमाम चीज़ों से। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि यही तमाम चीज़ें फिर माशरे के अंदर उनकी अक्कासी नज़र आती है। अब यहाँ पर जाएँ आप, जहाँ पर देखें बेहंगम आपको ट्रैफिक नज़र आएगा, आप किसी जगह जाएँ खड़े हों, आप किसी भी लाइन में लग जाएँ, आपको पता चल जाएगा लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बज़ाहिर पढ़े लिखे लोग आपको शक्ल से नज़र आएंगे, और मैं हमेशा कहता हूँ शक्लों से धोखा ना खाएं। यकीनन रसीदें सबके पास हैं बड़े बड़े तालीमी इदारों की, लेकिन आप काम देखें, गाड़ियों से निकल के हाथ पे सड़क पे कचरा डालना, ये करना, ये हमारे यहाँ असल में इसको बुरा ही नहीं समझा जाता, इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। गुनाह तो वो है जो हमें बताया गया कि ये काम करने गुनाह है, उसको हम गुनाह समझते हैं, करते तो खैर वो भी हैं, लेकिन ये काम से जो हम अपने आप को बाज नहीं रख सकते। सड़कों के ऊपर थूकना, अपनी सड़कों को गंदा करना। अब अभी जिस दफ्तर में बैठे हैं इसके बाहर आप चारों तरफ देख लीजिए, एक कम्युनिटी रहती है, मैं नाम लेता हूँ तो वो थोड़ा बुरा मान जाते हैं, एक्सक्यूज मी, लेकिन एक सिर्फ जी जुमला, एक जी जी। इजाज़त कि जिस दीन के अंदर सफाई सफाई निस वाह, ईमान हो, अब वो ये तो पहले समझ आपका लें। ईमान कहाँ गया? क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल, बल्कि काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए। कोशिश करते हैं इसके ऊपर बात करें, और एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आपकी इजाज़त से एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए जनाब अख्तर आराई साहब, उनसे गुफ्तगू हो रही थी बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से। और अब ये एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है, हम तो वैसे बाकी ज़िम्मेदारियों से आ रही हैं, ये भी शायद अब हमारी ज़िम्मेदारियों में नहीं रह गया। अक्सर मैंने वालिदैन को ये कहते हुए सुना है कि जी स्कूल की ज़िम्मेदारी है, और जब मैं उनसे उनकी ज़िम्मेदारियों का पूछता हूँ तो जो जवाब मिलता है वो कोई एक जवाब नहीं, मुख्तलिफ जवाब आते हैं। बहरहाल उसका तस्करा नहीं करता, और मेहमान क्योंकि इस शोबे से बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादा बेहतर तौर पर गुफ्तगू कर सकते हैं। जी अख्तर साहब, अब ये तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी, अक्सर ये भी, अक्सर नहीं बल्कि हमेशा यही सुनने को मिलता है कि जी स्कूल की ज़िम्मेदारी है, वो क्या इनको सिखाता है। अभी सारी की सारी ज़िम्मेदारी महज स्कूल की ही है? पहले तो चाहूँगा ज़रा इसका जवाब दीजिए, जो वालिदैन ये समझते हैं, फरमाइएगा। देखिए बात यह है कि कोई भी शख्स है, उसको अगर रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, तो कुछ अथॉरिटीज़ भी देते हैं। आप ये कहें कि जी आप उफ भी नहीं कह सकते और आपकी ज़िम्मेदारी सब है, आप ये एक जो है ना, एक दाना भी नहीं यहाँ से हिला सकते, मगर आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ऑर्डर में भी करना है। ठीक है, बात यह है कि जब इस पहली बात तो जैसे 0 to 6 की बात की, अगर प्री स्कूल में बच्चा जाता है 3-4 साल की एज में, और फिर उसके बाद जब वो 6 ईयर में क्लास 1 में जाता है, फिर तालीम का आगाज़ एक बाकायदा हो जाता है, तो फिर आप ज़िम्मेदार ठहराते हैं और ये कहते हैं कि आप मार नहीं प्यार, आप कुछ ना कहें, और आप रिज़ल्ट भी बेहतर आना चाहिए। और रिज़ल्ट भी कौन सा आना चाहिए जी? ग्रेड अच्छा होना चाहिए, मार्क्स अच्छे होने चाहिए, पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो आर्टिफिशियल हो। तो जब आप इस तरह की तवक्कुआत वाबस्ता करेंगे और अथॉरिटी नहीं देंगे, तो फिर जनाब कैसे मुमकिन होगा? बात पता है क्या, बात यहाँ नहीं है, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। हम किसी एक के लिए जो है ना इल्ज़ाम नहीं दे सकते। पहले तो पेरेंटिंग का होना बेहतरीन, बच्चों को जो अमली ज़िंदगी है, प्रैक्टिकल लाइफ, और उसके सेंसोरियल्स की, सेंसेस की ग्रूमिंग जो है उसको पॉलिश करना, फिर उसके बाद आता है लैंग्वेज को डेवलपमेंट, या फिर उसके बाद आगे चीज़ें होती हैं। जब तक हम किरदार पे काम नहीं करेंगे, किरदार साजी पे काम नहीं करेंगे, उसकी बेसिक ग्रूमिंग पे काम नहीं करेंगे, तो उसके बाद तालीम का सिलसिला शुरू होता है। अब तालीम में अगर अच्छे नताइज की आप तवक्कुआत हैं, तो वहाँ एजुकेशन सिस्टम क्या है? एजुकेशन सिस्टम ही पाकिस्तान का ज़मीन बोस हो चुका है। एजुकेशन सिस्टम का लोगों को नाम तक नहीं पता, उसका काम तक नहीं पता। काम ये है कि जी वो छपी छपाई किताबें हैं, उसको जल्दी से छापना शुरू कर दीजिए, छापने के मास्टर बन जाएं, और ख़ूबसूरत होगा तो वाह वाह, उसके बाद आगे जो है वो छाप के टेस्ट दे दीजिए, चाहे वो नकल हो, चाहे कहीं व्हाट्सअप से हो, कहीं से आगे पीछे से छाप दीजिए एक दफ़ा,
ताकि आपको नंबर मिल जाए। उसके बाद वो एक आखिर में सर्टिफिकेट छप जाता है जो सेकेंडरी सर्टिफिकेट होता है, और वो छप जाने के बाद काबिलियत नाम की चीज़ नहीं होती बच्चे के अंदर। वो एप्लीकेशन भी वही जो रटी हुई थी वो शायद किसी को आ जाए, तो क्रिएटिव राइटिंग कर नहीं सकता, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर हम पैदा कर नहीं सकते, गौर व फिक्र करने की सलाहियत हमारा एजुकेशन सिस्टम पैदा ही नहीं करता। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन नहीं है। जब अमली ज़िंदगी में वो कैसे बच्चा करे? प्रैक्टिकल का हाल ये है कि अगर थोड़े बहुत प्रैक्टिकल स्कूल्स में होते हैं, वो भी जनाब नंबर दे दें इनको, ठीक है, अगर बायोलॉजी है फिजिक्स नंबर दे दीजिए। तो बहुत से मामलात हैं, तो स्टेक होल्डर तमाम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, मगर आगाज़ पेरेंट से ही होता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स हौसला अफजाई करेंगे, फाउंडेशन अच्छी होगी, आप ऊपर क्वालिटी की डिमांड करें। और एजुकेशन सिस्टम में अगर पेरेंट्स ही, मैंने देखा है कि यकीन कीजिए, अभी आपको अगर बोर्ड का जैसे कि शायद पता चले कि इस वक्त जो इंक्वायरी एक जारी थी, और क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी। और यहाँ तक जब उन्होंने इंक्वायरी शुरू की तो पता चला ये तो दलदल है भाई, इसमें तो बड़े बड़े बुत जो है ना गिर जाएंगे। जी जी। मगर वो कौन सी बड़ी इंक्वायरी है आज तक जो पाकिस्तान में किसी बड़े मर्डर की कर लें, लियाकत अली खान से ले लें, किसी की भी आप किसी से कौन सी इंक्वायरी ट्रूली सामने आई है? बिल्कुल उसकी रिपोर्ट मिली है? नहीं आई। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं होना, क्योंकि इसमें बड़े बड़े पेरेंट्स बड़े इन्वॉल्व थे जी। बच्चे का मसला है, कल को मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, ये अरे जब आप यही करोगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में नहीं है। मैट्रिक सिस्टम की तो हाल ही बुरा है, कैमरेज सिस्टम फिर भी काफ़ी डिलीवर कर रहा है जी, क्योंकि उसमें बोर्ड में ये काम नहीं हो सकता जैसे यहाँ के बोर्ड में काम होता है। बिल्कुल। तो जाहिर है, तो बच्चे को काबिल बनाएं। फिर मज़ेदार बात है कि हम तरबियत पे तो थोड़ी बहुत इस प्रोग्राम में बात कर सकते थे, और बाकी तालीम की अगर हम बात करने लग गए हैं तो तालीम जो है ये भी नहीं है। आप देखें, मैं हमेशा कहता भी हूँ, गवर्नमेंट के स्कूल्स जो हैं 1,62,000 स्कूल्स से पाकिस्तान में अब जाके 1,35,000 के लगभग बचे हैं, बल्कि अब शायद और भी थोड़े कम और भी। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो प्राइवेट पार्टीज़ को गवर्नमेंट स्कूल्स को लेट आउट कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, वो मुख्तलिफ उनके वो है। अब क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं जी फंडिंग है और इसकी वजह से कर रहे हैं, हालांकि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आर्टिकल 25A के होते हुए गवर्नमेंट स्टेट जिम्मेदार थी ना। अगर 8वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी हो जाती है तो वो कहाँ है सूबाई हुकूमतें? क्यों नहीं आप छोटे स्कूल, कम से कम आप जो यानी कि आप जो 5,000 तक फीस लेने वाले स्कूल को, प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों को बंद होने पर मजबूर कर दें कि आप उसके बेहतर मयार की तालीम दें। आप आर्टिकल 25A के होते हुए आप इतनी अच्छी तालीम दें, क्यों वो वाइट कॉलर फैमिलीज, मिडिल क्लास, मिडिल लोअर क्लास जो लोग जो है 2-4 हज़ार वाले स्कूल में जाते हैं, क्योंकि आपका अपना कुछ भी नहीं है जी। वो जिसको पीले स्कूल कहते हैं, उसको जो भी कहते हैं, हमारे लिए मोहतरम है। बात यह है कि क्यों पंजाब के अंदर, क्यों यहाँ सिंध के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, आप किसी कमर्शियल किसी पार्टी की नज़र होती है, पार्क एम्यूनिटीज़ ख़त्म हो गई। इम्यूनिटीज़ इन एक वर्ड है, कलेक्टिव वर्ड है, जिसमें ज़ाहिर पार्क भी हैं, खेल के मैदान भी हैं, उसमें स्कूल तालीमी जो प्लॉट होते हैं वो भी हैं। तो आपका जो राइट है एक हर पाकिस्तानी बच्चे का 15-16 साल तक का, जो आइन बताता है कि आपकी जिम्मेदारी है हुकूमत की, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबाई हुकूमत हो, क्यों आप गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है ना प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं? इसका मतलब आप बेबस है। बिल्कुल ऐसा ही। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर ये बेचारे माँ बाप अपनी मदद आप पढ़ाते, मैं इसको कहता हूँ अपनी मदद आप पढ़ाना, कि आप जाते हैं उन स्कूलों में कि भाई अपने बच्चे के लिए कुछ तो हो, तो चलो 2,000 वाला, 4,000 वाला, 3,000 वाला स्कूल तलाश करते हैं, जबकि गवर्नमेंट खुद एक स्टेटिक्स के अंदर 6,500 रुपये एक बच्चे पे टीचिंग कॉस्ट की मद में पे करती है। अगर ओवरऑल कॉस्ट की बात करेंगे तो 9,200 कुछ रुपए बनते हैं। 9,000 तस्वुर कर लीजिए, जब आप 9,000 को भी छोड़ दीजिए, 6,000 देख लीजिए, 6,000 को भी छोड़ दीजिए, 5,000 रुपये जब आप अपने गवर्नमेंट स्कूल के उन पब्लिक सेक्टर में एक बच्चे पे तालीम पे खर्चा कर रहे हैं, इतनी हैवी तनख्वाहें आप बैठ के उन टीचरों को देते हैं, चाहे वो गोस्ट हों, चाहे वो सीनियरिटी के बेसिस पर हों या कुछ भी हो। तो अगर प्राइवेट स्कूल्स कोई 3,000 लेकर अगर थोड़ी बहुत लिखना पढ़ना सिखा देता है
तो उसका तो शुक्रगुजार होना चाहिए था आपको, उसको तो फैसिलिटीज़ दें आप। मैं तो मुतालबा करता हूँ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के तरफ से कि आप जो स्कूल के अंदर बच्चा मौजूद है, प्राइवेट सेक्टर के जो छोटे स्कूल हैं, इसको सर्विसेज कैटेगरी में लेकर आए, तमाम टैक्सेस माफ़ कर दें। जो गवर्नमेंट के अखराजात के नीचे कम अमाउंट में पढ़ा रहा है उसके टैक्सेस वेव कर दें। मैं डिमांड करता हूँ उनको फैसिलिटेट करें, ठीक है, और उनको शाबाशी दें कि भाई आप हमारा काम, गवर्नमेंट का काम आप कर रहे हो, 1000-2000 रुपए में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो। क्योंकि पहले तो ये दर्ज था कि आपने उन स्कूलों को सपोर्ट करना है जो निजी तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे असातिज़ा की तनख्वाहों के हवाले से और दीगर मराद के हवाले से गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि बराह रास्त हुकूमत की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। था वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि यकीनन ये कानून के अंदर शामिल है, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि वो जनाब आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ज़िम्मेदारियों से बरी होते चले गए, और नतीजा ये है कि अब आपने सारी की सारी ज़िम्मेदारी डाल दी है निजी तालीमी इदारों के ऊपर। तो इसलिए जो ख़राबी का भी जो बाइस बन रहे हैं वो भी आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो एक बड़ा मसला है, इसके ऊपर तो बाकी एक तवील बहस होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए कि जो 2-3 हज़ार में आपने 3-4 हज़ार 5 हज़ार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था, याद होगा कोविड के टाइम में 5000 से बिलो वालों के लिए उन्होंने कुछ बात की थी। तो बात यह है कि आप उन स्कूलों के शुक्रगुजार हों कि जो पेरेंट्स बेचारे अपनी मदद, आप वहाँ जाके कंट्रीब्यूशन करते हैं, फीस देते हैं, उनको ट्यूशन फीस देते हैं और अपने बच्चों को ट्यूट करवाते हैं, पढ़ाते हैं कि 2 लफ्ज़ लिखना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए, कोई काबिलियत के साथ, थोड़ी बहुत काबिलियत के साथ वो बच्चा आगे आए और फिर वो जाके आगे कुछ अपने कामयाब, क्योंकि गवर्नमेंट का तो हाल आपको पता ही है। अब लिहाजा उनको आपने एक इशारा किया और बात की, बिल्कुल ऐसा था। 1963 का एक एक्ट था जो 65 में बाद में अपग्रेड हुआ था, उस वक्त तालीम पे थोड़ी सी बात हुई थी, एक छोटा सा 73 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात हो रही है। उस वक़्त एक हमारे जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो बताया करते थे, और एक पुरानी सी किताब भी निकली थी उसी कानून की, वो हमने देखी। उसके अंदर ये जिक्र था कि अगर प्राइवेट इदारा, उस वक्त इमरजेंसी नाफिज थी, लोगों को दावत दी गई थी प्राइवेट को, उस्ताद को, कि आप छोटा सा स्कूल खोल लें, पढ़ाएं, पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाएं। कायदे आज़म का विजन था, क्योंकि कायदे आज़म ने फरमाया था एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। बात ही ख़त्म हो गई। और वाकई तालीम ही वो हथियार है, तालीम ही वो एक टूल है, तालीम ही वो चीज़ है जो इंसान में शऊर भी पैदा करती है और हर चीज़ की डेवलपमेंट वहीं से शुरू होती है। तो उस वक़्त चाहे बिल्डिंग हो, एक कमरा हो, नहीं हो, दरख्त के नीचे पढ़ाओ, पढ़ाते थे लोग। और वहाँ पर अगर 2 उस्ताद 4 उस्ताद या रख लेते थे, उस्ताद क्योंकि वर्ड यूज़ किया जाता था, तो उन टीचर्स की 80% तनख्वाहें गवर्नमेंट ग्रांट देती थी हर महीने। बिल्कुल ऐसा ही आपने, उसका पे स्केल जो है वो मेंटेन होता था, पे स्केल मेंटेन हो। बाद में एक कानून आया 73 के बाद कि जनाब, जब भुट्टो साहब ने तो कोशिश की कि जनाब इसको प्राइवेट नेशनलाइज कर लें। नेशनलाइज करने के बाद जो थोड़ा बहुत सिलसिला चल रहा था, उस वक़्त का मैट्रिक पास भी आपको पता है कितना काबिल होता था। फिर वो हुआ क्या कि सियासत में नौजवान आने लग गए, और फिर क्या हुआ कि दोबारा से जब ज़ियालत के बाद फिर दोबारा से 80s के अंदर नेशनल प्राइवेटाइज होना शुरू हो गया दोबारा। फिर दावत दी गई प्राइवेट सेक्टर को, आइए पाकिस्तान को पढ़ाइए। फिर पाकिस्तान को पढ़ाते उस वक्त आपने ये भी कहा कि जी एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर हो, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा हो, ट्रस्ट आके पढ़ाए बच्चों को, या फिर आप कमर्शियल लेवल पे पढ़ाएं, मगर पढ़ाएं बच्चों को। आपने खुद कमर्शियल इजाज़त दी थी प्राइवेट इदारों को कि आप स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं प्राइवेट, आप यूनिवर्सिटीज़ बनाएं। इस वक्त कितनी आला यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर की जो कि पढ़ा रही हैं। जब आपने खुद दावत दी, सब कुछ हुआ, तो पाकिस्तान में उसी की वजह से तो कुछ ना कुछ है, वरना आपने तो काम तमाम कर दिया हमारी नेशन का। मुख्तसरन आखिर में जुमला ये है कि आप रहम कीजिए, आप मोटिवेट कीजिए। आप अभी भी इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत है। अभी जी बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कहाँ से लाएंगे? आपने इम्यूनिटीज तो खुद खत्म कर दी। टाउन प्लानिंग के अंदर आपने पॉपुलेशन के हिसाब से प्लॉट छोड़े ही नहीं, प्लानिंग ही कोई नहीं। तो हम बंगलों में ना बैठ के पढ़ाएं, किराए की बिल्डिंगों में ना करें, तो फिर क्या करें? लिहाजा तालीम के लिए इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट जो है साथ दे, और वालिदैन को चाहिए कि अपनी कोशिश भी आप जारी रखें, स्कूल के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहें। आप स्कूल के उस्ताद के
जो है उससे रिलेशनशिप में रहें, आप दूरियां पैदा मत करें। कुछ ऐसे लोग जो पेरेंट एसोसिएशंस बना के बिलावजह आपको भड़काते हैं, हालांकि आप स्टूडेंट तो इज्जत करना छोड़ चुका है। मैं आज भी अपने उस्ताद की बड़ी इज्जत करता हूं अगर मुझे मिल जाए, मगर आज का बच्चा तो जनाब स्मोकिंग कर रहा है, ड्रग्स में आ गया है। वो तो आंखें फाड़ फाड़ के उस्ताद को देखता है, धमकियां देता है कि बाहर निकलो जरा। आप फिर आप उस पेरेंट जो है वो भी अगर टीचर के साथ आप इस तरह की बात करोगे को जी है मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहना, आप इसको पास करो, आप इसको ये करो, जब यही कराना था तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते। तो लिहाजा आपको चाहिए कि अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों की तालीम जारी रहे, प्राइवेट सेक्टर में जिसमें आप खुद गए थे एडमिशन कराने के लिए, वो घर से नहीं पकड़ के लाए थे, उनका एहतराम कीजिए, इज्जत कीजिए और अपने बच्चों को तालीम याफ्ता, बाशऊर, तरबियत याफ्ता बनाइए। यही आपका फ्यूचर है। बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात आपने की है। और अख्तर साहब, अब इस पर बहुत सारी और दीगर मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती थी और यकीनन करेंगे भी आगे चल के। इन मामलात से जुड़ी जो दीगर बातें हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, यहाँ पे शामिल गुफ्तगू रहे और बड़े अहम और हसास मौजू के ऊपर आपने बात की। और जनाब ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रखेंगे कि मुख्तलिफ सवाल जो है इस हवाले से मौसूल हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब वक्त प्रोग्राम का बिल्कुल ख़त्म हुआ जाता है तो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में जब भी मौका मिलेगा ये मौजू ज़ेर बहस आएगा तो ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम देखने का आपका बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के हवाले से अगर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल काम आज के दौर में इससे हो चुका है, क्योंकि अब तो लोग व्हाट्सएप के ज़रिए पैगाम भेजना और मौसूल करना ज़्यादा आसान समझते हैं, लेकिन हमें एक पुराना एक तरीका है जिसके अंदर ईमेल के ज़रिए अपनी बात जो है वो कही जाती थी, उसका इस्तेमाल कीजिए। और ईमेल एड्रेस हमारा goodmorningkarachi@gmail.com, इसके ऊपर अगर आप हमें अपने पैगाम भेजना चाहें तो आप हमें लिख सकते हैं। यहाँ पर आपसे इजाज़त हमें लेनी होगी। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने